इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत बड़े पल की, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी जीत की दास्तान है जो जो लगभग नामुमकिन लगती थी। सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे अटलांटिक के पार फैले हुए सिर्फ 13 छोटे छोटे उपनिवेशों ने उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। चलिए आज इसी असाधारण जीत के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भूगोल से। ये हैं वो 13 अमेरिकी उपनिवेश। अब देखिए, ये अपनी रूलिंग पावर ग्रेट ब्रिटेन से हजारों मील दूर थे, अटलांटिक महासागर के उस पार। और ये सिर्फ मीलों की दूरी नहीं थी, ये एक ऐसी खाई बनती जा रही थी जो सोच, कल्चर और आखिर में वफादारी को भी अलग कर रही थी। और मजे की बात यह है कि यही दूरी आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। देखिए, एक बात तो साफ है, क्रांतियां कभी भी रातों रात नहीं होती। इनकी जड़ें तो दशकों पहले से ही पनपना शुरू हो गई थी, एक नई पहचान के जन्म के साथ। तो ब्रिटेन से हजारों मील दूर इस नई दुनिया में एक बिल्कुल नई तरह की सोच जम ले रही थी। यहां के लोग पर्सनल फ्रीडम, इक्वालिटी और सबसे बढ़कर सेल्फ रूल, मतलब अपने फैसले खुद लेने के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये उनकी जिंदगी का सच बनता जा रहा था। और यही वो सोच की दूरी थी जो समंदर की दूरी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हो रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चिंगारियां थी जिन्होंने इस असंतोष की आग को और भड़का दिया। तो ये जो असंतोष का बारूद था ना, ये कई चीजों से मिलकर तैयार हो रहा था। एक तो लोगों में इस बात का गुस्सा था कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। फिर एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी तैयार हो रहा था जो अपने हक की मांग कर रहा था। ऊपर से ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थीं वो उनकी तरक्की के आड़े आ रही थीं। और हाँ, यूरोप से नए नए फिलोसॉफिकल आइडियाज भी आ रहे थे जो लोगों को सवाल करना सिखा रहे थे। और इन सब के टॉप पर थे किंग जॉर्ज तृतीय और उनका तानाशाही वाला राज। मतलब एक ऐसा मिक्सचर तैयार था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और वो चिंगारी गिरी 1765 में, स्टैंप एक्ट के रूप में। देखिए, ये कोई मामूली टैक्स नहीं था। इस कानून का मतलब था कि हर कागज पर, चाहे वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो या अखबार, हर चीज पर सीधा टैक्स लगेगा। अब ये लोगों के लिए सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उनके अधिकारों पर सीधा हमला था। और इसका विरोध जबरदस्त हुआ। और इसी विरोध से एक नारा निकला जो इतिहास में अमर हो गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। मतलब एकदम साफ था कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी बात रखने वाला, हमारी आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर उन्हें हम पर टैक्स लगाने का भी कोई हक नहीं है। ये एक छोटा सा वाक्य पूरी क्रांति की आत्मा बन गया। लेकिन मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक रुका नहीं, ये एक खुले विद्रोह में कैसे बदला। चलिए अब उस टर्निंग पॉइंट को देखते हैं जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1765 में स्टाम्प एक्ट से जो विरोध की आग लगी थी, वो 1773 की बॉस्टन टी पार्टी तक पहुंचते पहुंचते एक शोला बन गई। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से चीजें वापस ठीक नहीं हो सकती थीं। और फिर 1776 में आई स्वतंत्रता की घोषणा, जिसने इस पूरे संघर्ष को एक खुली जंग में बदल दिया। ये जो बोस्टन टी पार्टी थी ना, ये सिर्फ चाय को समंदर में फेंकना नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली और सरकार के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक खुला चैलेंज था, एक ऐलान जंग था। लोगों ने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया था, बस अब बहुत हुआ। और ऐसे माहौल में थॉमस पेन जैसे लेखकों ने अपने शब्दों से मानो आग ही लगा दी। 1776 में उनका एक पैम्फलेट आया, कॉमन सेंस। इसने मुश्किल से मुश्किल पॉलिटिकल बातों को इतनी आसान भाषा में समझाया कि आम लोग भी समझ गए। इसने हजारों लोगों के दिल में ये बात डाल दी कि ब्रिटेन से पूरी तरह आजादी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। बस यहीं से ये क्रांति एक जन आंदोलन बन गई। तो चलिए अब अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। आखिर इन उपनिवेशों ने ये नामुमकिन सी लगने वाली जीत हासिल की कैसे? देखिए, कागज पर तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश एम्पायर, जिसके पास एक प्रोफेशनल आर्मी और नेवी थी, और दूसरी तरफ थे अमेरिकी कॉलोनी के लोग, सैनिक जिनके पास अनुभव तो नहीं था, पर हाँ, जोश की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अमेरिकियों के पास दो ऐसे हथियार थे जो किसी भी सेना से ज्यादा भारी थे। एक, वो अपनी धरती के लिए लड़ रहे थे, और दूसरा, उनके पास कमाल का इंस्पायरिंग लीडरशिप था।
तो ब्रिटेन की हार के पीछे क्या वजह थी? सबसे पहला और बड़ा कारण था दूरी। सोचिए, 3000 मील दूर से अपनी सेना के लिए रसद भेजना, हथियार भेजना, ये एक बुरे सपने जैसा था। दूसरा, अमेरिकन लोग जुनून से लड़ रहे थे। ये उनके लिए अपनी जमीन बचाने की लड़ाई थी। तीसरा और बहुत जरूरी पॉइंट, फ्रांस की एंट्री। फ्रांस ने क्रूशियल मौके पर अमेरिका की मदद करके पूरा गेम ही पलट दिया। और आखिर में जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप, जिन्होंने एक बिखरी हुई, हारती हुई सेना को भी एक साथ जोड़कर रखा और जीत तक ले गए। तो इस जीत ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि एक नए देश को जन्म दिया। एक ऐसा देश जिसने दुनिया के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रांति के नतीजे क्या हुए। तो एक नया देश कैसे बना? सबसे पहले 1783 में हुई पेरिस की संधि, जिसने जंग को ऑफिशियली खत्म कर दिया और अमेरिका की आज़ादी को मान्यता दी। फिर 1787 में देश के बड़े नेताओं ने मिलकर अमेरिका का संविधान लिखा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताएगा कि सरकार कैसे चलेगी। 1789 में यह संविधान लागू हुआ और उसी साल जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 1789 ये साल ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसी साल दुनिया का पहला लिखा हुआ संविधान लागू हुआ था। और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये इस आइडिया का सबूत था कि असली पावर किसी राजा के पास नहीं, बल्कि लोगों के पास होती है। सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और इस क्रांति का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं। एक तरफ यूएसए के रूप में एक नई पावर का जन्म हुआ, दूसरी तरफ इसने फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी और पर्सनल लिबर्टी जैसे आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाया। इतना ही नहीं, इसने सीधे सीधे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरणा दी और आगे चलकर दुनिया भर के आज़ादी के आंदोलनों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। तो आखिर में एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक क्रांति से एक पूरे देश का आइडिया जन्म ले सकता है, तो जरा सोचिए और कौन से ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया को एक नया आकार दे सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।